सभी का एक बार फिर से विजय करने चैनल में स्वागत है। आज हम नए राजा और उनके राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, 7वीं शताब्दी से लाकर 12वीं शताब्दी के बीच में मुख्य राजवंशों ने शासन किया, जिसमें से हैं पाल, गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश, पाल्लव वंश, चौहान, चोल वंश आदि राजाओं ने जो है आदि इन वंशजों ने जो है कई समय तक जो है पूरे उपमहाद्वीप में जो है अपना शासन किया। अब नए राजवंशों का जो उदय 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के अंदर जो है बड़े बड़े भू राजस्व यानी बड़े बड़े राज्य के रूप में जो है स्थापित होते हैं। इनमें बहुत सारे योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे, जिसे वो अपने आप को सामंत या महात्मा के रूप में मानते थे। उससे उम्मीद की जाती थी कि राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए गए दरबार में हाजिरी लगाएंगे और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने वाले सामंत अपने आप को महासामंत महामंडलेश्वर के रूप में घोषित कर देता है और पूरे मंडल का वो स्वामी बन जाता है। इत्यादि घोषणा जो है उस समय में शक्तिशाली जो होता था सबसे अधिक वो कर देता था। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे, यानी एक स्वतंत्र राज्य चलाने का जो है शासन करने का दावा करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूट का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे और बाद में रहकर जो है वो विद्रोह कर देते हैं। राज्यों में प्रशासन किस प्रकार होता था? तो नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज की और राजाओं के राजा यानी त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी आदि उपाधियों को जो है उन्होंने धारण कर रखा था। इस तरह की कई भारी भरकम, साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा और ब्राह्मणों में के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की जिम्मेदारी भी उन्होंने कर ले रखी थी। अब इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में जो है उनका जो है वर्चस्व बढ़ता चला गया। परिस्थितियाँ और भूमि अनुदान परिस्थितियों में से ब्यौरे होते हैं जो शब्दश सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये परिस्थितियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, यानी दान में उनको भूमि वगैरह दे देते, और यह ताम्र पत्रों पर जो है अभिलेखों पर और ताम्र पत्रों पर जो है अंकित करवाया गया। जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। धन के लिए युद्ध प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था जिसे हम गंगा घाटी में कनौज नगर के नाम से जानते हैं। गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कनौज के ऊपर जो है अपना नियंत्रण रखे हुए थे। नियंत्रण को लेकर जो है उनमें आपस में जो है लड़ाइयाँ होती थी, और चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसीलिए इतिहासकारों ने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनकर आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन वंशों के बीच में हुआ? तो वो गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशज जो थे, इनके बीच में ये त्रिपक्षीय जो है संघर्ष होता है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद, जिसने 997 से लेकर 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था।
निशाना निशाना थे संपत्ति, उसका जो मुख्य निशाना जो केंद्र बना हुआ था वो संपत्ति अर्जित करना, मंदिरों से मतलब लूटपाट करके संपत्ति अर्जित करना, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी जो है उसका लक्ष्य रहा। मोहम्मद जो धन उठा ले गया वहाँ से लूटमार करके, और इसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में उसने खर्च किया। अब बैरूनी किताब अल हिंद में सुल्तान मोहम्मद का लेखा जोखा लिखा है, जो चाहमानों यानी चौहानों के संघर्ष उनसे रहा। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो हुए, जिसने सुल्तान मोहम्मद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में जो है हराया, और दयाशीलता होने के कारण, मतलब अपने हिंदू राजाओं में जो है जो भारतीय सनातनी जो धर्म है उसका पालन करते हुए वो जो है उसे छोड़ देते हैं, और इसी समय का वो फ़ायदा उठाकर फिर से दोबारा जो है 1992 में उसके साथ मतलब दोनों के बीच में, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में युद्ध होता है, और इसमें वो हार जाता। चोल राज्य वंश कावेरी डेल्टा में मुटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के महत्व थे, और उरयार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा जमा लिया था। उसने वहाँ तंजावुर शहर और जिस्मुद्दीन जैसी देवी का जो है मतलब मंदिर का निर्माण करवाया, और दक्षिण और उत्तर के पांचय और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए, और राजराज्य नाम से के शासक हुआ प्रथम, जो उसने शक्तिशाली चोल शासक के रूप में उसको जो है माना जाता है। 985 में राजा बना वो, और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया था। राजा के पुत्र हुए राजेंद्र प्रथम ने उनकी ही नीतियों को जारी रखा, और उरेयूर से तंजावुर तक जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया। भव्य मंदिर और काष्य मूर्तियाँ। राजा और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगेकोंडचोलपुरम में के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला के दृष्टि से एक चमत्कार हैं, और चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र भी बन गए हैं। यह शिल्प उत्पादन के केंद्र बने थे, और मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र बने हुए थे। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुई है। नए विकासों के माध्यम से सब कुछ संभव हो पाया। साम्राज्य का प्रशासन। तो साम्राज्य का प्रशासन किसानों की बस्तियों जो और कहलाती थी, सिंचित खेती के बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडु कहा जाता था, और ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। तो वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा नियंत्रण हासिल कर रखा था। उसमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेदवेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेतन या किसान अय्यर यानी प्रधान के रूप में जैसी उपाधि से दी, और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त हुआ, और
परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। नगर के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तो दोस्तों, ये था नए राजा और उनके राज्य का कौन कौन वंशज हुए हैं और उन्होंने किस प्रकार अपना शासनकाल किया, और उसमें किसानों के लिए, ब्राह्मणों के लिए किस प्रकार से अनुदान, व्यापारियों के लिए जो है सारी व्यवस्था की गई। ये सब हमने इस अध्याय के माध्यम से देखा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।